नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का चाणक्य अनअकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का पहला पाठ स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत में हमने मौर्य साम्राज्य को पढ़ लिया है और इसके बाद में मौर्य साम्राज्य के बाद में उत्तर भारत के अंदर कुषाण वंश और दक्षिण भारत के अंदर सातवाहन वंश आता है। और ये देखिए अभी कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में हटा दिया गया है, इसलिए अब हम पढ़ेंगे सीधे ही गुप्त साम्राज्य को। तो आइए दोस्तों मेरे साथ अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ऊपर हेडिंग लगा लीजिए गुप्त वंश अर्थात गुप्त साम्राज्य। गुप्त वंश अर्थात साम्राज्य, ठीक है, या गुप्त काल भी कह सकते हैं। अब देखिए गुप्त काल कब से कब तक था, यह भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो 275, देखिए 275 से लगा के 550 ईस्वी, ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। गुप्त वंश का काल कब से कब तक है, 275 से 550 ईस्वी तक, ठीक है। और अब आपको ये ध्यान रखना है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की, यानी गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए संस्थापक। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त, ठीक है, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने 275 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की। और श्रीगुप्त के बाद में एक और राजा हुआ था जिसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच ने एक उपाधि धारण की थी, महाराज की उपाधि धारण की थी। ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना, महाराज, ठीक है। और घटोत्कच के बाद में तीसरा शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। अब देखिए दोस्तों, ये शासक सबसे महत्वपूर्ण है, यानी श्रीगुप्त ने तो गुप्त वंश की स्थापना की और इसके बाद में एक घटोत्कच नामक शासक हुआ। इसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम शासक बना था। अब देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त का कार्यकाल क्या था। तो चंद्रगुप्त का कार्यकाल भी आप लिख लीजिए 320 से 335 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था, यानी 15 वर्ष तक कार्यकाल रहा था। इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक, ठीक है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक पूछे तो आपको क्या बताना है? चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ये थोड़ा शूरवीर शासक था और इसने सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि एक उपाधि भी धारण की थी, महाराजाधिराज, ठीक है। तो ये उपाधि महत्वपूर्ण है, आप विशेष रूप से ध्यान रखना, महाराजाधिराज। इसके बाद में एक और कार्य है, इसने विवाह किया था कुमार देवी से। किसका नाम क्या है? कुमार देवी। देखिए दोस्तों, कुमार देवी लिच्छवी वंश की थी। किस वंश की थी? लिच्छवी वंश की। लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी कुमार देवी, ठीक है। तो कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था। और इसके बाद में एक और विशेष ध्यान देना है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था, गुप्त संवत। तो ये भी लिख लीजिए आप अपने नोटबुक में, गुप्त संवत, ठीक है। गुप्त संवत कब चलाया था? तो ये आपको लिखना है 319 ईस्वी, यानी आपको गुप्त संवत ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? ईस्वी सन के ऊपर आप इतने जोड़ देंगे 319, तो आ जाएगा गुप्त संवत, ठीक है। तो ये विशेष रूप से 4 काम ध्यान रखना। एक तो वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश का, दूसरा महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की, और तीसरा है कुमार देवी से विवाह किया, और चौथा है गुप्त संवत चलाया था। इसके बाद में दोस्तों
आता है समुद्रगुप्त। तो ये अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, इसके बाद में हेडिंग डाल लीजिए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कहते हैं कि एक प्रतापी शासक था, इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अब हेडिंग लगा लीजिए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। तो दोस्तों समुद्रगुप्त एक पराक्रमी शासक था और इसका कार्यकाल भी आप लिख लीजिए 335 से 380 के मध्य। 335 से 380 ईस्वी के मध्य इनका कार्यकाल रहा था। अब सबसे पहले आपको समुद्रगुप्त के अंदर क्या ध्यान रखना है, इनका आदर्श आप पूछ लें कि समुद्रगुप्त का आदर्श क्या था, तो आपको बताना है दिग्विजय। दिग्विजय की नीति अपनाई थी और एकीकरण यानी पूरे शासन को एक करना, एकीकरण, ठीक है, एकीकरण, दिग्विजय और एकीकरण, ये इनका आदर्श था समुद्रगुप्त का, ठीक है। इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है इनके यानी समुद्रगुप्त के शासन में एक कवि था जिसका नाम था हरिसेन। क्या नाम था? हरिसेन। हरिसेन ने एक प्रशस्ति लिखी थी जिसको बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है इलाहाबाद, ध्यान दीजिए, इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख। तो ये भी आप लिख लीजिए इलाहाबाद, इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, ठीक है। तो हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और इसने एक प्रशस्ति लिखी जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति को अन्य नाम से जाना जाता है इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, क्योंकि ये इलाहाबाद में अवस्थित है, ठीक है। तो इस प्रयाग प्रशस्ति के अंदर समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया गया है, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको पूछ ले कि इलाहाबाद प्रशस्ति अर्थात प्रयाग प्रशस्ति के अंदर किस बात का उल्लेख है, तो समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है, ठीक है। इसके बाद में आपको विशेष ध्यान रखना है कि समुद्रगुप्त के राज्य को विशेष रूप से 5 भागों में बांटा गया है। कितने? 5 भागों के अंदर इनके राज्यों को बांटा गया है। अब ध्यान दीजिए ये 5 राज्य कौन कौन से थे, तो आप सबसे पहले लिख लीजिए गंगा यमुना। पहला लिखिए गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र राज्य, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है पहला है गंगा यमुना दोआब के राज्य, यानी गंगा और यमुना नदी के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? दोआब। दोआब यानी 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, ठीक है। तो गंगा यमुना दोआब के राज्य, ठीक है। और दूसरा है पूर्वी हिमालय राज्य, तो ये आप लिख लीजिए पूर्वी हिमालय राज्य, ठीक है। पूर्वी हिमालय राज्य, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और तीसरा है पूर्वी विंध्य क्षेत्र के 8वीं क्षेत्र, तो ये भी लिख लीजिए पूर्वी विंध्य क्षेत्र के 8वीं राज्य, ठीक है। पूर्वी विंध्य क्षेत्र के 8वीं राज्य, ठीक है। और चौथा आप लिख लीजिए पूर्वी दक्कन और वह दक्षिण भारत के राज्य, तो ये भी आप लिख लीजिए पूर्वी दक्कन व दक्षिण के राज्य, ठीक है। और पांचवा है शक और कुषाण राज्य, ठीक है। शक व कुषाण राज्य, तो ये आपको 5 राज्यों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। गंगा यमुना दोआब के राज्य
और दूसरा है पूर्वी हिमालय के राज्य, और तीसरा है पूर्वी विंध्य क्षेत्र के आठवीं राज्य, और चौथा है पूर्वी दक्कन व दक्षिण के राज्य, और पांचवा है शक व कुषाण राज्य। तो ठीक है, इन 5 राज्यों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि समुद्रगुप्त के पास में एक शक्तिशाली नौसेना थी। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए आप, शक्तिशाली नौसेना। नौसेना का अर्थ होता है जल सेना। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के पास में शक्तिशाली नौसेना थी। इससे क्या हुआ, ध्यान दीजिए, विदेशों से ये संबंध सुदृढ़ कर पाया। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, विदेशों से संबंध सुदृढ़ कर पाया। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के पास में नौसेना थी शक्तिशाली, जिससे क्या हुआ, ये विदेशों के साथ संबंध को सुदृढ़ कर पाया। इसके बाद में आपको विशेष ध्यान देना है कि समुद्रगुप्त ने एक यज्ञ कराया था जिसका नाम है अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, अब यहां ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति के अंदर नहीं मिलता है। तो इसका उल्लेख कहां पर मिलता है, इनका उल्लेख मिलता है सिक्कों पर। ठीक है, तो सिक्कों पर क्या लिखा हुआ मिलता है, अश्वमेध पराक्रम। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिए, लिख लीजिए, सिक्कों पर क्या मिलता है, अश्वमेध पराक्रम। अश्वमेध पराक्रम सिक्कों पर लिखा हुआ मिलता है। इससे ये बात साबित होती है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था, यानी अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति के अंदर हमें नहीं मिलता है। इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखना। इसके बाद में ध्यान दीजिए, इसने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम है कविराज। क्या उपाधि धारण की, कविराज। तो ये आप नोट कर लीजिए। इसकी उपाधि क्या थी, कविराज। अब कविराज उपाधि क्यों ग्रहण की, क्योंकि ये ललित कलाओं के अंदर पारंगत था। ललित कला व संगीत कला। संगीत कला में क्या था, संगीत कला में निपुण था। ठीक है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त ने ग्रहण की थी क्योंकि ये ललित कला और संगीत कला के अंदर निपुण था। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ आपको ध्यान रखना है संगीत कला का, यानी समुद्रगुप्त का सिक्का मिला है जिस पर क्या है, इनकी आकृति वीणा बजाती हुई दिखाई गई है। यानी सिक्कों पर आप लिख लीजिए, सिक्कों पर इनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था। ठीक है, और इसके बाद में ध्यान दीजिए, समुद्रगुप्त विष्णु भगवान का भक्त था। विष्णु का भक्त था, ये भी लिख लीजिए, विष्णु का क्या था, भक्त था। विष्णु का भक्त था, परंतु ये भी विशेष ध्यान रखना, सभी धर्मों का आदर और करता था। यानी सभी धर्मों का आदर करता था, ये भी आप लिख लीजिए, सभी धर्मों का आदर करता था। ठीक है, सभी धर्मों का आदर करता था। आपको विशेष पूछे तो समुद्रगुप्त किसका भक्त था, विष्णु का भक्त था। ठीक है, एक अंग्रेज इतिहासकार था जिसका नाम है विसेंट स्मिथ। क्या नाम है, विसेंट स्मिथ। तो विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। तो ये भी आप लिख लीजिए, विंसेंट स्मिथ।
विसेंट स्मिथ ने इसको क्या कहा? भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। ठीक है, ये आप विशेष रूप से ध्यान देना। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसने कहा? विसेंट स्मिथ ने। तो ये आपको समुद्रगुप्त के अंदर विशेष रूप से विद्यार्थियों बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम हेडिंग डालते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो विद्यार्थियों हेडिंग लगा लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब इसका कार्यकाल क्या था? 380 से 412 ईस्वी, 412 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था, चंद्रगुप्त द्वितीय का। अब ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, चंद्रगुप्त द्वितीय के अंदर अपन को क्या क्या ध्यान रखना है। इनका अन्य नाम भी मिलता है, आप लिख लीजिए अन्य नाम। देवराज, देवराज या देवगुप्त, देवगुप्त, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम भी हमें कई लेखों से मिलते हैं, देवराज और देवगुप्त। ठीक है, इसके बाद में विद्यार्थियों आपको ध्यान ये रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की एक बेटी थी, यानी पुत्री, आप लिख लीजिए पुत्री, जिसका नाम था प्रभावती। क्या नाम था? प्रभावती, प्रभावती गुप्ता। देखिए दोस्तों, प्रभावती गुप्ता का विवाह किसके साथ किया? वाकाटक राजा रुद्रसेन से किया था। ये भी विशेष ध्यान देना। विवाह, विवाह किससे किया? वाकाटक राजा, वाकाटक राजा रुद्रसेन, रुद्रसेन से प्रभावती गुप्ता का विवाह किया था। यह भी विशेष ध्यान देना। इससे क्या हुआ? वाकाटक राज्य के साथ में इनका संबंध सुदृढ़ हो गया था। इसके बाद में विशेष ध्यान रखना है, इसने पश्चिम मालवा, पश्चिम मालवा व गुजरात क्षेत्र को जीता था। यह भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पश्चिम मालवा व गुजरात राज्य को जीता। ठीक है, इसके बाद में ध्यान दीजिए, यानी मालवा और गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तन की और द्वितीय राजधानी किसको बनाया? उज्जैन को। ठीक है, तो ये भी आप लिख लीजिए उज्जैन। उज्जैन इनकी क्या थी? द्वितीय अर्थात सेकंड राजधानी थी, राजधानी। अब विद्यार्थियों यहां ध्यान रखना है कि गुप्त वंश की प्रथम राजधानी क्या थी? तो आपको लिखना है पाटलिपुत्र। तो यहां आप लिख लीजिए प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखना। उज्जैन को गुप्त वंश की द्वितीय राजधानी किसने बनाया? तो आपको लिखना है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ये आपको विद्यार्थियों विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद में एक और है शक विजय, यानी शक शासन पर इसने विजय प्राप्त की थी। शक विजय, शक विजय के उपलक्ष्य में इसने यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक उपाधि धारण की थी, जिसका नाम है विक्रमादित्य। क्या नाम है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि किसके उपलक्ष्य में ग्रहण की थी? तो आपको विशेष ध्यान रखना है, शक विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखनी है। और एक चीनी यात्री था। कौन? चीनी यात्री। ये भी कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है। फाहियान का, फाहियान यानी चीनी यात्री एक था फाहियान। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत में आया था। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है कि फाहियान
किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में अगला शासक है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। तो देखिए आप सबसे ऊपर हेडिंग लगा लीजिए कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त महेंद्रा द्वितीय, ठीक है, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। अब इसका विशेष ये ध्यान रखना है कि इनका शासनकाल क्या था? 414 से 455 ईस्वी के मध्य। यानी इस बात का विशेष ध्यान रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में 2 वर्ष का यह अंतर आ रहा है। यानी इसके बीच में कुछ छोटे मोटे शासक हुए थे जो कि इतने अपने एग्जाम के तौर पर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम सीधे अब पढ़ेंगे कुमारगुप्त महेंद्रादित्य को। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने महत्वपूर्ण काम क्या क्या किया? पहला है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। ये आप लिख लीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। ये कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो आपको बताना है महेंद्रगुप्त अर्थात कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, ठीक है। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। ये कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है। अब ध्यान दीजिए, इनका राज्य यानी इनका किसका? कुमारगुप्त महेंद्रादित्य का राज्य सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला था। सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला हुआ था। सौराष्ट्र कहां पर है? वर्तमान ध्यान दीजिए गुजरात के अंदर सौराष्ट्र है। तो सौराष्ट्र से बंगाल तक कुमारगुप्त महेंद्रादित्य का साम्राज्य फैला हुआ था। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। इसके बाद में हम पढ़ेंगे स्कंदगुप्त को। तो अगला शासक नाम लिख लीजिए स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, ठीक है। अब विद्यार्थियों यहां आपको ध्यान रखनी है कि स्कंदगुप्त का शासनकाल क्या था। तो यहां 455 से 67 ईस्वी, ठीक है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना स्कंदगुप्त का काल। अब ध्यान दीजिए स्कंदगुप्त ने महत्वपूर्ण काम क्या क्या किया। एक झील थी जिसका हम पहले उल्लेख कर चुके हैं, सुदर्शन झील। अब विद्यार्थियों यहां ध्यान दीजिए, सुदर्शन झील का निर्माण तो कब हुआ था? मौर्यों के काल में। यानी मौर्यों के अंदर अपन ने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सुदर्शन झील का निर्माण उनका एक मंत्री था पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। परंतु इस झील का पुनर्निर्माण अर्थात जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो आपको बताना है स्कंदगुप्त ने। तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और एक और है, एक बर्बर जाति थी हूण। तो ध्यान दीजिए, हूणों को पराजित किया स्कंदगुप्त ने हूणों को। ये एक बर्बर लड़ाकू जाति थी हूण। तो हूणों को पराजित किसने किया? स्कंदगुप्त ने किया था। और एक आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसने एक तीसरी राजधानी, यानी पहली राजधानी पाटलिपुत्र, दूसरी राजधानी उज्जैन और तीसरी राजधानी ध्यान दीजिए अयोध्या। यानी गुप्त साम्राज्य की तीसरी राजधानी आपको पूछे तो आपको क्या बताना है? अयोध्या। यहां लिख लीजिए राजधानी, यानी अयोध्या को राजधानी स्कंदगुप्त ने तीसरी राजधानी बनाया था गुप्त वंश की। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद में ध्यान दीजिए गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपको बताना है विष्णुगुप्त। कौन था? विष्णुगुप्त। तो ये भी आप लिख लीजिए विष्णुगुप्त
गुप्त वंश का अंतिम शासक। ठीक है, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, इसका नाम है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। तो ये विद्यार्थियों अपन ने जो महत्वपूर्ण गुप्त वंश के शासक थे इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी ग्रहण की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसके बाद में ध्यान दीजिए, अगला हम पढ़ेंगे गुप्त प्रशासन। तो ये अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक दोस्तों धन्यवाद, और वीडियो को आप अधिक से अधिक दोस्तों के साथ, विद्यार्थियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस निःशुल्क क्लास का सभी बच्चे फायदा उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक नमस्कार, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।